हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। इसमें हम चैप्टर 4th करेंगे जो कि है जल संसाधन। ठीक है, ये जल संसाधन के ऊपर आपका पूरा चैप्टर है। इसमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बताऊंगा। शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, ये सब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। और ये जो वीडियो है आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हमारे क्लास 12th का जो टेलीग्राम ग्रुप है, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप, इसको जाके सर्च करना है और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके भी क्या कर सकते हो, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम निकलेगा मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई जरूर करूँगा। देखिए, ये आपका सिलेबस है, एक बार ध्यान से आप देखो। ये टोटल 9 चैप्टर हैं इसमें से हमने चैप्टर 1, 2, 3 करा दिया है और आज हम चैप्टर 4 करा देंगे, जल संसाधन। तो यहाँ से आपका चैप्टर 4 हो जाएगा। और आपके पेपर में जो फर्स्ट टर्म का पेपर है, ठीक है, इसमें आपके आई थिंक 6 चैप्टर आ रहे हैं, यानी फर्स्ट टर्म के पेपर में आपके यहाँ तक आएंगे। ठीक है, बाकी मैं एक बार चेक कर लूँगा सिलेबस को, देखते हैं आगे। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है हमारा जल संसाधन। जल संसाधन क्या होता है? जल तो आप सभी जानते हैं, जल जो है एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें नेचर से मिला है, प्रकृति से मिला है। और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। हम पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी पे जीवन क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पे जल है। अगर जल नहीं होता तो आप सोचिए क्या होता, जीवन भी नहीं होता। ठीक है, यानी कि जल जो है एक सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन आएगा। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, हमारे लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है कि पृथ्वी का 71% यानी 71% जो धरातल है वो पानी से घिरा हुआ है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में जो धरातल वाला हिस्सा है उसमें से 71% जो है वो पानी से घिरा है। अब आप जब ये सोचोगे कि 71% अगर पानी से घिरा है यानी कि पृथ्वी में पानी तो बहुत ज़्यादा है, तो यस, हमारा जवाब यही होगा कि पृथ्वी में जो जल है वो प्रचुर मात्रा में है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। पर समस्या कहाँ पे आती है? जल इतना ज़्यादा है लेकिन फिर भी एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि जो पीने योग्य पानी है ना, जो मनुष्य के यूज़ करने, इस्तेमाल करने लायक पानी है, वो बहुत कम है। ठीक है, बाकी जो पानी है वो खारा पानी है जो कि मनुष्य डायरेक्ट उसको उपयोग में नहीं ला सकता। ठीक है, तो देखिए, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल 3% है। अलवणीय जल जो मनुष्य यूज करता है, हम यूज करते हैं। अलवणीय जल का मतलब है मीठा जल। मीठा पानी कौन सा पानी? जो हम पीने में यूज कर सकते हैं, जिसको हम खाना बनाने में यूज कर सकते हैं और अपना नहाने में या जो भी आप काम करते हैं उसमें आप मीठे पानी को आसानी से यूज कर सकते हैं। और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कभी भी खारा पानी नहीं पी पाओगे। खारा पानी हम नहीं पीते ना, तो आप समझ गए होंगे कि अलवणीय जल जो है वो बहुत कम है और यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जो आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, अलवणीय जल जो है इसकी उपलब्धता जो है वो स्थान और समय के अनुसार अलग अलग होती है। आप देखोगे कि भारत देश में ही आप देखोगे कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी नदियाँ हैं। ठीक है, कुछ जगह ऐसी भी होंगी जहाँ पे काफ़ी मतलब दूर तक लोगों को पानी लेने के लिए जाना पड़ता होगा, 10-10 किलोमीटर दूर। ऐसा भी भारत में है। तो आपको देखोगे कि अलग अलग समय और अलग अलग स्थान पे आप जाकर देखते हो तो आपको उसकी उपलब्धता है ना, उसमें भिन्नता दिखाई देगी। जल संसाधन के बंटवारे और नियंत्रण पर अक्सर तनाव हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जल संसाधन को लेकर लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 2 राज्यों के बीच में देख लो, जैसे कि आपको तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में विवाद दिखता है। पंजाब और हरियाणा में भी आपको नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद दिखता है। ये तो मैंने राज्यों का आपको एग्जाम्पल दिया है। ऐसा देशों के बीच में भी होता है, भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में। ऐसे ही दुनिया के दूसरे देशों में भी नदी जल बंटवारे को लेकर यानी जल संसाधन के बंटवारे को लेकर कभी कभी क्या हो जाता है, उनके बीच में विवाद हो जाता है। ठीक है, ये विवाद का विषय बन जाता है। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, सही उपयोग और संरक्षण बहुत आवश्यक हो गए हैं। ठीक है, विकास को ध्यान में अगर आपको रखना है तो आपको जल का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि कहाँ पर कितना जल उपलब्ध है। पीने योग्य जल यानी मनुष्य के इस्तेमाल करने योग्य जल कितना है
और खारा पानी कितना है, ठीक है, और उसका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जा सकता है, कैसे हम जल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, कैसे हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, उसको सही तरीके से बचा कर रख सकते हैं, उसका सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, पानी को वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं धरातलीय जल। धरातलीय जल जो होता है, जो हमारा धरातल होता है, जो भूमि होती है, उस पे जो जल होता है, भूमि पे जल कैसे हो सकता है, नदी में हो सकता है, ठीक है, तालाब कहीं होता है, तालाब में हो सकता है, झील में हो सकता है, ये सब। तो इसको देखते हैं। देखिए, धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं, जिसमें आपकी नदियाँ आ जाती हैं, ठीक है, नदियाँ हैं हमारी सारी, झीलें आ जाती हैं, जितनी भी झीलें हैं, तलैया, आपने देखा होगा गाँव वगैरह में तलैया होती है, ठीक है, और तालाब। तालाब क्या होता है, तालाब हर साइड से भूमि से घिरा होगा, भूमि जंगल जो भी होगा, बीच में एक हिस्सा होगा, वहाँ पे पानी भरा होगा, ठीक है, ना कहीं बाहर से पानी यहाँ पे जा रहा है और ना कहीं बाहर से आ रहा है, ये कहीं का जमा हुआ पानी होता है, बारिश वारिश का। या फिर गाँव वगैरह में क्या होता है, लोग पानी का एक स्रोत बना देते हैं कि उनका जो घर का वेस्ट पानी है वो चला जाता है उस जगह पे, तो उससे भी तालाब बन जाता है। तो इस तरीके से, तो ये जो 4 स्रोत हैं हमारे धरातलीय जल के, ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए, देश में कुल नदी और उनकी सहायक नदी, ठीक है, नदी के साथ जो छोटियां नदियां होती हैं, जुड़ी होती हैं, जो उसकी सहायक नदी हैं, उनको मिलाकर अगर हम बात करें तो देश में 10,360 नदियां हैं भारत में। और भारत में सभी नदी बेसिनों में अगर हम औसत वार्षिक प्रवाह देखें पानी का, तो 1869 घन किलोमीटर होने का अनुमान है, यानी इतना पानी बताया गया। लेकिन इसका यूज कितना हो पाता है, इसका मात्र 32% जल जो है वो ही क्या होता है, इस्तेमाल में आता है, ठीक है, यूज किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको कितना याद रखना है कि जो धरातलीय जल हैं इसके 4 मुख्य स्रोत हैं, नदी, झील, तलैया, तालाब, ठीक है। इतना टोटल पानी, इतनी टोटल नदियाँ हैं जिसमें आपकी मेन नदी और सहायक नदियाँ हैं, इतने पानी में से इतना ही यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब समझिए, भारत में वर्षा जो है ना वो अत्यधिक स्थानिक विभिन्नताओं वाली है, यानी भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे बढ़िया बारिश होती है, खूब बारिश होती है, तो कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे बारिश कम होती है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अगर हम स्थानिक भिन्नता देखें तो बरसात में आपको अलग अलग तरह की भिन्नता दिखेगी, कहीं पे ज़्यादा बरसात होती है तो कहीं पे कम बरसात होती है, ठीक है। और वर्षा का मुख्य रूप जो है वो मानसूनी मौसम संकेंद्रित है, यानी जब मानसून आता है, एक समय आता है मानसून का, उस समय पे ही केंद्रित है। अब जैसे अभी जुलाई चल रहा है, ठीक है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में अगर बात करें तो ये बरसात का ही सीजन है। आप देख रहे होंगे तो बारिश आती जाती रहती है, कभी आ रही है बारिश, जैसा मौसम रहता है ये सब होता है, तो ये मानसून पे संकेंद्रित है, ठीक है। अब यही बारिश आपको जनवरी में नहीं दिखाई देगी, ठीक है, यही बारिश आपको नवंबर में नहीं दिखाई देगी, इसी समय में ये जुलाई अगस्त में ही क्यों दिख रही है, क्योंकि ये मानसून है, हमारे यहाँ पे मानसून का सीजन है, ठीक है। आगे देखो, भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, सिंधु, ये जल ग्रहण के बहुत बड़े क्षेत्र है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, देखो ये जो मैंने 3 नदियों के नाम बताए हैं आपको यहाँ पे, इसमें कौन कौन सी नदी है, गंगा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु नदी है। इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, यानी जहां पे ये होकर गुजरती है, जितना ये क्षेत्र को कवर करती है वो बहुत ज़्यादा है, यानी ये हमारे देश की बड़ी नदियां हैं और काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र को ये ग्रहण करती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिस क्षेत्र में आते हैं वहाँ पे बारिश अच्छी होती है। ये नदियाँ देश के कुल क्षेत्र के लगभग 1/3, ठीक है, 1/3 भाग पर ये नदियाँ पाई जाती हैं। और इसका जो धरातलीय जल है वो टोटल हमारे यहाँ पे जो जल संसाधन है उसका 60% जल इन्हीं नदियों में पाया जाता है, ठीक है। ये मुख्य नदियां हैं, मान लो आप ऐसा समझ सकते हो भारत की। इसके बाद देखो, दक्षिण भारत की अगर हम नदियों को देखें तो दक्षिण में कौन सी नदी आपकी, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, ये नदियां दक्षिण भारत की है। और वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर जो भाग है वो इसमें काम में लाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपको, नदियों को अगर मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत, तो ऐसे समझोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। दक्षिण भारत की जो नदी है कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें जो पानी आता है इसका ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। इन नदियों के पानी का मैक्सिमम, आप ये लगा लो, मैक्सिमम यूज़ कर लिया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बेसिन है ना, इसमें से ज़्यादातर पानी लोग अभी यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसका ज़्यादा पानी यूज़ नहीं होता जितना साउथ यानी दक्षिण की नदियों का पानी यूज़ में आ रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखो, भौम जल संसाधन, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भौम जल संसाधन क्या होता है, जो भूमि के अंदर यानी जमीन के नीचे जो पानी होता है,
ठीक है, जिससे जो मृदा होती है उसमें एक तरह से आर्द्रता बनी रहती है। आप अगर जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो ये भूमि है, अगर इसमें 5 फीट गहरी खुदाई कर दी जाए, तो आप जब उसको खुदाई करना शुरू करोगे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको मिट्टी जो है उसमें आर्द्रता दिखाई देगी, गीलापन दिखाई देगा। ठीक है, मतलब वो मिट्टी सूखी नहीं रहेगी, ऊपर की मिट्टी आपको सूखी दिख सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमें मिट्टी में गीलापन दिखता है, आर्द्रता दिखती है। वो कैसे होता है? वो पानी से होता है। अब उनको पानी कहाँ से मिल रहा होता है? नीचे, क्योंकि जमीन के नीचे जो पानी होता है उससे उस मिट्टी को जो मृदा है उसको आर्द्रता मिल रही है। ठीक है, तो भूमि के अंदर जो भी जल होता है उसको हम भौम जल कह सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर कह सकते हैं अगर अंग्रेजी में कहें तो। अब देखो, कुछ राज्य ऐसे हैं जो भौम जल का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके पास पानी काफ़ी है लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जो उसका मध्यम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इससे तो ज़्यादा ही करते हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम उन राज्यों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जो भौम जल का कम उपयोग करते हैं उसमें आता है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और केरल। ये राज्य जो इनके भौम जल है, ग्राउंड वाटर है, उसका कम यूज़ करते हैं। मध्यम वाले राज्य देखो, जो थोड़ा मध्यम उपयोग करते हैं, उसमें आ जाता है आपका गुजरात, यूपी, बिहार, त्रिपुरा, महाराष्ट्र। ठीक है, फिर उन राज्यों की बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा भौम जल का उपयोग करते हैं, तो उसमें आ जाता है पंजाब, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु। तो ये तीनों कैटेगरी में मैंने राज्यों को बांट दिया है, और तीनों कैटेगरी को आपको एक बार ध्यान से देखना है। आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ पे मध्यम हो रहा है और कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, यदि जिस प्रकार से भौम जल का स्तर गिर रहा है, अब एक चीज याद रखिए, जो ग्राउंड वाटर है ना, उसका जो लेवल है वो नीचे जा रहा है, यानी वो लेवल उसका नीचे गिरता जा रहा है। पहले आप देखोगे जैसे कि नल वगैरह लगाया जाता था, तो एक समय ऐसा था जहाँ पे कई जगहों पे 40 फीट में पानी मिल जाता था, फिर कुछ साल के बाद 50 फीट में पानी चला गया, फिर कुछ साल के बाद 60 में चला गया, फिर ऐसे करते करते 120 और 140 और कुछ जगह पे तो 200 भी हो सकता है, यानी बिल्कुल ज़मीन के नीचे चले जा रहे हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। यही बताया जा रहा है, यदि जिस प्रकार से भौम जल का स्तर नीचे गिर रहा है, अगर ऐसा ही जारी रहा तो जल के मांग की जो आपूर्ति, यानी जल की जो एक तरह से जो मांग है उसको पूरा करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, और पूरा करने की आवश्यकता होगी तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये हमारे विकास के लिए हानिकारक होगा, यानी हम पानी का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी आ जाएगा जिसमें पानी ही नहीं मिलेगा, तब क्या करेंगे? तो ऐसे में हमें उसको दुरुपयोग को रोकना है, वरना ये हमारे लिए हानिकारक साबित होगा। क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जल हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। अगर जल नहीं होगा तो जीवन भी संभव नहीं होगा, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देखिए, सामाजिक उथल पुथल और विघटन का भी कारण हो सकता है जल की कमी। और आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, यानी 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट जो था 1914 से 1918 हुआ था, सेकेंड जो था 1939 से 1945 हुआ था। अब ऐसा कहा जाता है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, तीसरा विश्व युद्ध हुआ, तो उसका जो कारण होगा वो होगा जल संकट। ठीक है, यदि हमने जल का सही तरीके से उपयोग नहीं किया तो हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध का कारण जल संकट बन सकता है, ऐसी संभावना लगाई जाती है और विद्वानों का ऐसा मानना है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। लैगून और पश्क जल। लैगून क्या होता है? देखिए, भारत की जो समुद्र तट रेखा है वो बहुत बड़ी है। आप देखोगे जैसे कि भारत का मैप बनाते हैं हम, तो इधर देखोगे आप पूरा समुद्र है, नीचे देखोगे पूरा समुद्र है, इधर देखोगे पूरा समुद्र है, यानी जो हमारी समुद्र तट रेखा है ना वो बहुत विशाल है। और कुछ राज्यों में समुद्र तट जो है वो दंतुरित है, थोड़ी मतलब उबड़ खाबड़ इस तरीके से मिलती है। इसी कारण कई जगह पे लैगून टाइप की झील बन जाती हैं। ठीक है, केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की लैगून झीलें जो हैं वो उपलब्ध हैं, और बड़े धरातलीय जल संसाधन के रूप में इसको देख सकते हैं। इन जलाशयों में क्या होता है, खारा पानी होता है, क्योंकि पानी कहाँ से है, समुद्र के टच में है। और इसका उपयोग जो होता है वो होता है मछली पालन के लिए। और चावल की कुछ किस्म होती हैं, कुछ किस्म, सब में नहीं, कुछ किस्में ऐसी होती है जहाँ पे खारा पानी चल जाता है, तो वहाँ पे इससे सिंचाई कर दी जाती है। नारियल के जो बाग लगाए जाते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, इससे खेती होती है। ठीक है, तो ये लैगून है। अब लैगून का ना मैं आपको एक इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप इस इमेज से अच्छे से समझ पाएं। एक बार ध्यान से देखिए, ये उड़ीसा राज्य है, ठीक है, और ये है समुद्र महासागर। इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ महासागर।
अब यहाँ से टच में आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे एक लेक है यानी एक झील है, चिल्का झील। अब इस चिल्का झील को आप एक बार ध्यान से देखिए, आपको कुछ नजर आएगा। तो यहाँ पे तो ये जो झील है ये बिल्कुल क्लियर है, जहाँ तक ये झील क्लियर है वहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ जगह पे आपको ऐसा हिस्सा दिख रहा होगा, अगर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ध्यान से देखो, कहीं पे टूटा है, कहीं पे ऊबड़ खाबड़ सा दिख रहा है, कहीं पे समुद्र का पानी यहाँ से आ सकता है तो कहीं पे रुक सकता है, फिर यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। इस तरीके से जो हिस्सा बनता है ना, ये लैगून कहलाता है, ठीक है। दंतुरित होता है, दंतुरित हिंदी में अगर हम बोले तो ये दंतुरित हिस्सा है, ठीक है। ये इमेज से आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, जल की मांग और इसका उपयोग, जल की जो डिमांड है उसको समझते हैं और इसका उपयोग क्या है इसको देखते हैं। देखिए, भारत जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। हमारे यहाँ पे जो मुख्य कार्य है, जो रोजी रोटी कमाने का, आजीविका का जो मुख्य साधन है वो है कृषि। भारत में बड़ी जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। तो ऐसे में जो बड़ी जनसंख्या है जो कृषि का काम करती है, ऐसा कहा जाता है लगभग 2/3 भाग जो है वो कृषि पर ही निर्भर है। अब आप ये सोचो कि कृषि जो है ना, कृषि में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, बहुत ज़्यादा जल का इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं आपको दिखती हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं डैम परियोजना, ठीक है, पानी की परियोजनाएं दिखती है, सिंचाई के संसाधन के लिए परियोजनाएं दिखती है। तो पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है, ठीक है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना है उसमें सिंचाई के विकास को एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं भी आई हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल हो गई, हीराकुंड बांध हो गया, दामोदर घाटी, ठीक है। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये सब है। इन सब की शुरुआत क्यों हुई है? क्योंकि भारत में पानी की जरूरत है। किसको सबसे ज्यादा जरूरत है? खेती में सबसे ज्यादा पानी लगता है। तो आप क्या कहोगे कि खेती में पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, ठीक है। और खेती कौन करते हैं? किसान करते हैं, यानी कि किसानों को पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए क्या किया गया है, ये सारी की सारी परियोजनाएं, योजनाएं जो हैं वो लाई गई है, बनाई गई है, ठीक है। आगे देखो, भारत की वर्तमान में जो जल की मांग है वो सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए ज़्यादा है, यानी सिंचाई में बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है। हमारी जो डिमांड है उसमें सबसे ज़्यादा देखें तो सिंचाई की आवश्यकता मेन डिमांड है। धरातलीय जो नदी वगैरह आ जाती है, जिसमें आपका तालाब आ जाता है वो, और भौम जल जो ज़मीन के नीचे है, उसका सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो खेती में होता है, ठीक है, कृषि के लिए होता है। आप देखोगे जहाँ पे नहर है, नहर से पानी ले लेते हैं, जहाँ पे नदी है, नदी से पानी ले लेते हैं। जहाँ पे नहर और नदी तालाब वगैरह नहीं है वहाँ पे क्या करते हैं, ट्यूबवेल लगा दिए जाते हैं। इसको ट्यूबवेल बोलते हैं वैसे गांव वगैरह में, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, ठीक है। उसके जरिए, मोटर के जरिए पानी को खींचा जाता है ज़मीन से और फिर उससे सिंचाई की जाती है, ठीक है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल का उपयोग किया जाता है। अब ये तो है कृषि। अब यहीं पे कृषि से तुलना की गई है उद्योग की। देखो, कृषि में भी पानी चाहिए, उद्योग में भी पानी चाहिए, यानी जहाँ उद्योग लगाए जाते हैं, औद्योगिक सेक्टर होते हैं, पानी की नीड तो वहाँ भी होती है, हर जगह पानी की नीड होती है। लेकिन कृषि और उद्योग में अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे आपको कंपैरिजन बताया हुआ है। जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कृषि, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ उद्योग। तो कृषि में पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। अगर उद्योग में देखें तो पानी का जो यूज़ है वो कम है। औद्योगिक सेक्टर में बताया जा रहा है कि जो तय जल होता है, यानी जो धरातलीय जल होता है, उसका 2% ही यूज़ में आता है और भौम जल का मात्र 5%। अभी कृषि में कितना था? कृषि में अगर हम देखें तो जो धरातलीय जल था उसका 89% और भौम जल का 92% था। यहीं पे अगर मैं इसको कंपेयर कर दूं उद्योगों से, तो यहाँ पे मात्र 2% और यहाँ पे मात्र 5% ही यूज़ होता है। तो आप इन दोनों के बीच में कंपेयर कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी कृषि में यूज़ होता है और कितना कम पानी जो है उद्योग में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। आगे देखते हैं, सिंचाई के लिए जल की मांग। अब देखो, कृषि प्रधान देश है, खेती होती है तो सिंचाई चाहिए, और सिंचाई होगी तो भाई जल की मांग बनेगी। तो जल की डिमांड को समझते हैं। कृषि में जल का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से सिंचाई के लिए ही होता है। देश के जो ज़्यादातर भाग है वो वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं होती, सूखे में पड़े रहते हैं। अब खेती तो वहाँ पे भी होती है। तो ऐसे में देखिए, उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे पानी की डिमांड थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो शुष्क ऋतु है, जहाँ पे मतलब बरसात नहीं है, सूखा मौसम रहता है, उस मौसम में बिना सिंचाई की खेती करना तो पॉसिबल ही नहीं है, बहुत कठिन हो जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पे अच्छी बारिश होती है, खूब बारिश होती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया,
ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे इस लेकिन का मतलब समझिए, लेकिन मॉनसून के मौसम में जब बरसात का सीजन होता है उसमें भी कभी कभी अवर्षा हो जाती है। अवर्षा का मतलब है मॉनसून का फेल हो जाना, यानी कि जितनी बारिश की उम्मीद एक किसान कर रहा था कि इस सीजन में बारिश आएगी तो मेरी ये फसल को फायदा हो जाएगा, कभी कभी ऐसा आता है कि मॉनसून भी आ गया लेकिन उतनी बारिश नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जितनी बारिश की नीड होती है उससे ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो भी फसल खराब हो जाती है। तो ऐसा भी कई जगह देखा गया है, कई बार मानसून के सीजन में भी बारिश नहीं आती, इससे क्या होता है थोड़ा सा सूखा जैसा हो जाता है। ठीक है, ऐसी स्थिति हो जाती है जो कि कृषि के लिए हानिकारक है। कृषि के लिए देखो पानी की नीड है, खेती करनी है तो पानी चाहिए सिंचाई करने, लेकिन अगर पानी कम मिलता है, ठीक है, अगर मान लो पानी कम मिलता है तो भी समस्या है, अगर पानी बहुत ज़्यादा मिल जाता है तो भी समस्या है, ज़्यादा बारिश आ जाए बाढ़ आ जाए तो भी फसल बर्बाद, और पानी कम मिले तो भी फसल बर्बाद। ऐसे में जितना पानी चाहिए हमेशा उतना पानी नहीं मिल पाता है। ठीक है, कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यकता बनाती है। ठीक है, कुछ फसलों में ज़्यादा पानी की जरूरत होती है, तो ऐसे में सिंचाई एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि चावल की खेती में काफ़ी पानी लगता है, गन्ना, जूट, इन सब के लिए ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। अगर ज़्यादा पानी नहीं मिलेगा तो इन फसलों की खेती नहीं हो सकती है, जो केवल सिंचाई द्वारा ही संभव है, केवल सिंचाई से ही पॉसिबल है। अगर बरसात के भरोसे रहोगे तो ये फसलें नहीं हो पाएगी, बारिश क्या पता कभी कम हो जाए, क्या पता ज़्यादा हो जाए, सिंचाई का साधन नहीं है तो इन फसलों को नहीं लगाया जा सकता। आगे देखो, सिंचाई की व्यवस्था से, अगर मान लो सिंचाई की व्यवस्था है, पानी मिल जाता है, तो फिर बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। बहुफसलीकरण का मतलब क्या है, कई सारी फसलें उगाई जा सकती है अगर पानी उपलब्ध है तो। ऐसा पाया गया है कि जो सिंचित भूमि होती है, ठीक है, वहां पे जो कृषि उत्पादकता होती है वो असिंचित भूमि की अपेक्षा में ज्यादा होती है। जाहिर सी बात है, जहां पे पानी उपलब्ध होगा, सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे, वहां पे जो उत्पादन का जो लेवल होगा वो अधिक होगा। देश में कृषि के का विकास जो है वो हरित क्रांति की रणनीति का लाभ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हरित क्रांति अपनाई गई थी 1960 के दशक में, दशक का मतलब 1960 से लेकर 1970 के बीच। ठीक है, तो हरित क्रांति जब अपनाई गई थी तो ऐसे में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इनको काफ़ी फायदा हुआ था इससे। यहाँ पे गेहूं की और चावल की पैदावार जो थी वो मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता की वजह से काफ़ी बढ़ गई थी, यहाँ पे काफ़ी लाभ हुआ था। ये राज्य जो है अपने संभावित भौम जल, यानी जहाँ पे जितना मतलब यहाँ पे पानी है उसका एक बड़े भाग का उपयोग कर लेते हैं, जिससे सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी फसल हो जाती है। लेकिन अब भौम जल का जब ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा, वाटर का जो लेवल है वो नीचे चला जाएगा, यानी भौम जल की कुछ कमी भी हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आजकल आपने सुना होगा मिलेट्स बहुत चलन में है। ठीक है, कहते हैं ना कि मिलेट्स खाना चाहिए हमको, गेहूं नहीं खाना चाहिए हमको, कहते हैं हमको चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि गेहूं चावल वगैरह जो है इसमें पानी की अच्छी खासी, खासकर चावल में काफ़ी पानी लगाना पड़ता है। लेकिन जो मिलेट्स होते हैं, मोटा अनाज जिसको कहा जाता है, जिसमें आपका बाजरा वगैरह आ जाता है, ज्वार आ जाता है, कोडो, ठीक है, फॉक्सटेल वगैरह, आपके जो मिलेट्स हो जाते हैं, मिलेट्स क्या होते हैं, ऐसी फसल होती है जो बहुत कम पानी में भी आराम से हो जाएगी। वो मतलब एक तरह से आप ऐसा मान लो कि ज़्यादा पानी नहीं है तो भी मतलब आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी बहुत कम लगता है मिलेट्स में, और मिलेट्स जो हैं वो इनसे हेल्दी भी होते हैं, ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो आजकल एक ये भी बातें चल रही है कि मिलेट्स को अपनाना चाहिए, हमें चावल वगैरह को छोड़ देना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसकी खेती में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। अगर हमें पानी को बचाना है तो हम ये तकनीक भी अपना सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। इन राज्यों में भौम जल संसाधन का ज़्यादा उपयोग से भौम जल का स्तर जो है नीचा हो गया, यानी वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। कुछ राज्य जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल जो ज़मीन के अंदर का पानी है उसमें फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। अब एक चीज़ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, ये क्या होता है, इससे जल जो है प्रदूषित होता है। होता क्या है बच्चे, कि जब हम पानी को बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं, ठीक है, भौम जल को हम बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो उसके अंदर फ्लोराइड जो ये केमिकल्स वगैरह होते हैं इसकी मात्रा बढ़ जाती है। इसकी वजह से पानी जो एक तरह से विषैला हो जाता है, यानी दूषित हो जाता है। हम कहेंगे पानी शुद्ध नहीं रहा, उससे नुकसान होते हैं। और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या, जिसको हम आर्सेनिक कहते हैं, इसका संकेंद्रण में वृद्धि हो गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ हमारे लिए खतरनाक है, फ्लोराइड भी हमारे लिए सही नहीं है और ये जो आर्सेनिक है जिसको संख्या कहते हैं ये भी सही नहीं है। अब ये आर्सेनिक क्या होता है इसको समझते हैं, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। देखिए आर्सेनिक जो है ये नेचुरली प्रेजेंट होता है अच्छी मात्रा में कुछ ग्राउंड वाटर में, कहाँ पे, कुछ देशों में, यानी कुछ देशों में जो
जमीन के नीचे पानी है उसमें बहुत हाईली यानी बहुत अधिक मात्रा में आर्सेनिक उपलब्ध है। आर्सेनिक क्या है, एक तरह से हाईली टॉक्सिक है, यानी एक जहरीला है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आप ये समझ लो ये अच्छा नहीं है पानी के लिए, बिल्कुल पानी को दूषित करता है। और इसमें ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी जगह पे इस पानी को ड्रिंकिंग यानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, खाने वगैरह की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, कई जगह पे सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये एक तरह से हमारे लिए खतरनाक हो जाता है, हमारी जो लोगों की हेल्थ है उसके लिए, ठीक है, लोगों की हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई लोगों की हेल्थ के लिए जो संख्या है आर्सेनिक के नुकसानदायक क्यों है? क्योंकि देखो अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं यानी लगातार हम इसको लंबे समय तक यूज करते हैं, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो ये एक कारण बन सकता है कैंसर का, यानी कैंसर भी हो सकता है और स्किन से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स कुछ बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए ये मैंने लिया है WHO की वेबसाइट से। WHO ने एक गाइडलाइंस जारी की है कि भौम जल का बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल नहीं करना। अगर वहाँ पे ये पाए जाते हैं, फ्लोराइड पाया जाता है या आर्सेनिक पाया जाता है, तो ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसी पानी से सिंचाई करते हैं, ठीक है, सिंचाई करते हैं तो फसलों में भी कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और उस फसल को हम खाते हैं तो उससे भी हमें नुकसान होता है, पानी को हम पी रहे हैं तो भी नुकसान होता है, खाना बना रहे हैं तो भी नुकसान होता है। तो ये समस्या है। अब ऐसे थोड़ी हमें पता लगे, हम तो यूज़ करे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये समस्याएं भी आ सकती है। एक और टॉपिक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जो योजना है ये 2015-16 के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। इससे इसका उद्देश्य था कि गाँव में समृद्धि आएगी, यानी आपको पता है गाँव के लोग जो हैं वो कृषि से जुड़े हुए हैं, और कृषि में किस चीज़ की ज़रूरत होती है आप सभी जानते हैं, सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो केंद्र सरकार ने ये योजना लेके आई थी ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है, यानी खेत में हर खेत में पानी पहुंचाना, पानी को पहुंच को बढ़ाना इसका उद्देश्य था, जिससे कि खेती का विस्तार हो सके, उचित टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो सके, जिससे कि पानी को अच्छे तरीके से जल स्रोत को बढ़ाया जा सके, ठीक है। पानी का जो अपव्यय होता है यानी जो उसकी बर्बादी होती है उसको कम करना इसका उद्देश्य था। पानी की उपलब्धता बढ़ाई जाए जिससे खेत में जल जो आसानी से पहुंच सके। स्थायी जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना, यानी कि जल का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, बचाव कैसे कर सकते हैं, इसको अपनाना, ये इसका उद्देश्य था। मृदा और जल संरक्षण, ठीक है, मिट्टी और जल दोनों का संरक्षण करने के लिए ये योजना लाई गई थी। तो मोटा मोटा आपको इतना याद रखना है। तो ये हो जाएगी हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, संभावित जल समस्या। अब जल समस्या क्या है इसको देखते हैं। देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ने के कारण जल की जो उपलब्धता है वो घट रही है। अब लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी तो जल थोड़ी बढ़ेगा, जल तो कम होता जा रहा है। उपलब्ध जल संसाधन जो है वो औद्योगिक, कृषि और घरेलू जो निस्सरण है उससे प्रदूषित हो रहा है, यानी खेती के कारण, उद्योगों के कारण, जो घरेलू जो कचरा निकलता है उसके कारण जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। इस कारण जो उपयोगी जल है, ठीक है, उपयोगी जल संसाधन की जो उपलब्धता है वो कहीं ना कहीं सीमित होती जा रही है, यानी कि जो पीने योग्य पानी है, जो मीठा पानी है, जो अलवणीय जल है, उसकी जो उपलब्धता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा जल के गुणों का ह्रास। देखिए क्या है कि जो जल की जो क्वालिटी है, ठीक है, गुणवत्ता है, उसका तात्पर्य, उसका मतलब ये होता है कि जल की शुद्धता। अगर जल बिल्कुल शुद्ध है तो हम बोलेंगे जल ठीक है, लेकिन अगर उसमें अनावश्यक फालतू की बाहरी चीजें आके मिल जाती हैं तो कहीं ना कहीं जल जो है दूषित हो जाता है, ठीक है। तो जल जो है वो बाहरी पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीव आ गए, उसमें कोई रासायनिक कोई पदार्थ, कोई केमिकल आ गया, कोई औद्योगिक या अन्य अपशिष्ट कचरा आ गया, तो उससे जल क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं, जल की क्वालिटी खराब हो जाती है और इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं माना जाता, ठीक है। अब आप देखोगे कुछ नदियां हैं उसका पानी बहुत गंदा हो गया है, क्या आप उस नदी का पानी पी सकते हो? नहीं। एक टाइम पे नदी का पानी इतना साफ सुथरा होता था, अगर आप उसमें एक छोटा सा सिक्का भी फेंक दोगे ना तो आपको इतना क्लीन पानी होता था, क्लियर दिखता था कि भाई वहां पे सिक्का गिरा हुआ है, नीचे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े बिल्कुल क्लियर दिखाई देते थे। आज के समय में वो पानी इतना दूषित हो गया है, इतना काला हो गया है कि उसमें आप क्या फेंकोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि पानी बहुत दूषित हो गया है। तो अब वो मनुष्य के यूज के लायक नहीं रहा। जब विषैले पदार्थ झीलों में, नदियों में, सरिताओं में, समुद्र में, जलाशय में, ठीक है, या तालाब में प्रवेश करते हैं
तो जल में घुल जाते हैं, क्योंकि केमिकल्स हैं, विषैले पदार्थ हैं, तो जल में घुल जाएंगे। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में क्या होती है, कमी आती है। कहीं ना कहीं इससे जो जलीय तंत्र होता है वो भी हमारा प्रभावित होता है और हमें इसके नुकसान उठाने पड़ते हैं। कभी कभी प्रदूषक जो है, प्रदूषक मतलब जो जल को प्रदूषित करने वाली चीजें, जो गलत चीजें जल में मिल जाती हैं, वो नीचे तक पहुंच जाते हैं ग्राउंड वाटर में, यानी भौम जल को भी ये प्रदूषित कर देते हैं। देश में गंगा, यमुना और अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं, ठीक है। देश में गंगा, यमुना और दो और ये जो दोनों हैं, ये बहुत ज्यादा प्रदूषित नदियां हैं, गंगा और यमुना, ठीक है। अब बात करते हैं जल संरक्षण और प्रबंधन। जल का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उसका अच्छा तरीके से मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज के समय में अलवणीय जल जो हमारे योग्य होता है, इसको हम मीठा जल भी कह सकते हैं, यानी मनुष्य के यूज करने लायक जल। यानी जो आज के समय में मीठा जल है वो कम हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन जल की जो मांग है, डिमांड है, वो क्या है, वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें सतत पोषणीय विकास को भी ध्यान में रखना है। इसका मतलब क्या है, हमको जल का इस्तेमाल ऐसे करना है उसका सतत पोषणीय विकास हो सके, यानी कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल स्वच्छ उपलब्ध रहे। तो इसके लिए महत्वपूर्ण जीवनदायी हमारा ये संसाधन है, इसका संरक्षण और इसका प्रबंधन जो है, इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जल की डिमांड बढ़ रही है और जल की गुणवत्ता में कमी आ रही है, और हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा स्वच्छ जल मिल सके। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ेगी इसका सही तरीके से संरक्षण करने की और इसका अच्छे से मैनेजमेंट करने की, ठीक है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियाँ, यानी ऐसी पॉलिसी बनानी है, ठीक है, कानूनी और पॉलिसी कानून ऐसे बनाने हैं जिससे जल संरक्षण हो सके और प्रभावशाली, ठीक है, उपाय अपनाने की हमको जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट है। जल बचत तकनीक और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव का प्रयास भी करने चाहिए, ठीक है। केवल ये नहीं कि जल को बचत कर लिया, जल को, ठीक है, और अलग अलग विधियों से हम विकास के लिए सोचते हैं, वो केवल जरूरी नहीं है, बल्कि जल के बचत के साथ साथ हमको प्रदूषण से भी बचाना है। जल संभर विकास कार्यक्रम, ठीक है, ये जो होते हैं, और इसके अलावा जल जो वर्षा जल संग्रहण है, जल का पुनः चक्रण, जल का पुनः उपयोग, ये लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट है। अब समझिए यहाँ पे तीन चार चीजें जो आपके लिए है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नंबर पे है जल संभर विकास। ये क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। सेकंड क्या है, वर्षा जल संग्रहण, यानी बारिश का जो पानी होता है उसको इकट्ठा करना। फिर तीसरा है जल का पुनः चक्रण, ठीक है, दोबारा से उसका कैसे पुनः चक्रण किया जा सकता है, उसको स्वच्छ बनाया जा सकता है, उसका पुनः उपयोग कैसे हो सकता है, यानी कि उसको रिसाइकल कैसे किया जा सकता है, उसका रीयूज कैसे करा जा सकता है, ये। और लंबे समय तक जल की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए अगर हम इन सब चीज़ों को अपनाते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमको हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जल संभर विकास कार्यक्रम बहुत जगह पे चलाए जा रहे हैं, ठीक है, उसको हम समझेंगे, लेकिन इससे पहले छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। जल प्रदूषण का निवारण। उपलब्ध जल संसाधनों को तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण का मतलब है जल संसाधन, चाहे नदी हो, चाहे झील हो, चाहे तालाब हो, चाहे जो भी हो, जहां से भी आपको पानी मिल रहा है, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो, उसमें निम्नीकरण यानी उसकी क्वालिटी गिर रही है, ठीक है। देश की जो मुख्य नदियां हैं, जो खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों तथा कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। देखिए मुख्य नदियां जो हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही हैं, पहाड़ों से पानी निकलता है, जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पे तो आपको पानी स्वच्छ मिलेगा, बिल्कुल पानी साफ रहेगा, स्वच्छ होगा, वहां पे दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो नदी के आसपास वाले एरिया में आ जाता है, ठीक है, यानी कि मैदानों में जब आता है या नदी जल का जो आप ये मान लो तट के आसपास आता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, ठीक है। तो मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि के लिए किया जाता है, पीने और घरेलू औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नदियों में क्या है, प्रदूषकों का संकेंद्रण हो रहा है, यानी प्रदूषण वाली चीज़ें बढ़ रही है, फ्लोराइड बढ़ रहा है, उसमें आर्सेनिक जो संख्या कहते हैं वो बढ़ रहा है, अन्य केमिकल्स उसमें बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, पानी प्रदूषित हो रहा है। और खासकर गर्मी का जो मौसम होता है इसमें ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस समय में जल का प्रवाह जो होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, गर्मी में प्रदूषण जो है जल में और ज़्यादा बढ़ता है। इसके लिए कुछ सरकार ने भी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि सरकार ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना रखा है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना रखा है, और ये दोनों बोर्ड मिलकर काम करते हैं। इन्होंने 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता की निगरानी किया है, ठीक है। इन्होंने क्या करा, कई जगहों पे जो जल संसाधन है उसकी जो क्वालिटी होती है उसको चेक करते हैं, उस पर निगरानी करते हैं, नजर रखते हैं। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा, इन्होंने जो भी मतलब डेटा प्रोवाइड कराया है,
ठीक है, जो भी इन्होंने रिसर्च करी है पानी पे, उससे ये पता लगता है कि जो जैव और जीवाणविक संदूषण है ये नदियों में मुख्य स्रोत है। यानी कि नदी में जो पानी प्रदूषित हो रहा है, इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि जो जैव क्रियाएं हैं या जो जीवाणविक संदूषण है इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये बताया गया है कि प्रदूषण जल में कैसे हो रहा है। दिल्ली और इटावा के बीच में जो यमुना नदी है ये देश की सबसे प्रदूषित नदी है। दूसरी नदी आती है अहमदाबाद में जो साबरमती नदी है, ये भी प्रदूषित है। लखनऊ में गोमती नदी, मदुरई में काली, हैदराबाद में मूसी और कानपुर वाराणसी में गंगा। ये सारी की सारी नदियां जो आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी नदियां क्या हैं, प्रदूषित नदियां हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण है, पानी इसका खराब हो गया है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातु, ठीक है, फ्लोराइड, नाइट्रेट्स, इनके संकेंद्रण से हुआ है। अब एक चीज़ याद रखिए, हमको ये लगता है कि जो ज़मीन से पानी आया है, ट्यूबवेल से आया हो, समरसीबल से आया हो या नल के जरिए आया हो, हमको लगता है ये तो ज़मीन से आ रहा है, ये पानी कैसे प्रदूषित हो सकता है, ये तो स्वच्छ पानी है। लेकिन उसमें भी प्रदूषण है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा मिलती है जो एक तरह से आपके लिए जहरीला है, विषैला है। ठीक है, कई सारी इसके लिए कानूनी प्रक्रियाएं भी अपनाई गई है, सरकार के द्वारा भी कई सारे काम किए गए हैं। सरकार ने जल अधिनियम 1974 ये कानून भी लेकर आए थे और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम भी लेकर आई सरकार, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाया। ठीक है, सही तरीके से इसको कार्यान्वित नहीं हो पाया। परिणाम क्या होता है कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाले 251 उद्योग जो थे, ठीक है, वो नदी और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। अब आप सोचो कि जो प्रदूषण फैलाते हैं उद्योग, वो नदियों के किनारे हैं, तो कचरा कहाँ जा रहा होगा, नदियों में ही जा रहा होगा। तो ये पता लगता है कि ये किस तरीके से जो सरकार के कानून है और ये सब फेल है, यहाँ पे प्रदूषण को रोक नहीं पा रहे हैं। जल उपकर अधिनियम 1977 जिसका उद्देश्य क्या है, प्रदूषण को कम करना। हालांकि ये भी बनाया गया लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कामयाब नहीं हुआ, इसके भी सीमित प्रभाव हुए, कम प्रभाव हुए। जल के महत्व और जल के प्रदूषण के प्रभावों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है। जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा ना, तो सरकार की पॉलिसी उतनी काम नहीं आएगी। हमको भी जागरूक होना पड़ेगा। हर इंसान खुद जल का संरक्षण करे, जल का रीयूज करे, ठीक है, जल को एक महत्वपूर्ण संसाधन मानकर चले और जल की बचत करने की कोशिश करे, तब जाके हो पाएगा। यानी कि लोगों को जागरूक करना जरूरी है। जनता को जागरूक यानी जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से जो कृषिगत कार्य हैं, ठीक है, खेती वगैरह के जो कार्य हैं और जो घरेलू या फिर औद्योगिक विसर्जन होता है, जो कचरा निकलता है, उससे जो प्रदूषक हैं, जो मतलब जो चीज़ें पानी में डाली जाती है, ठीक है, जिससे प्रदूषण होता है, उसको अगर सही ढंग से उसमें कमी लाई जा सके, उसको कम किया जा सके, तो कहीं ना कहीं जल का प्रदूषण जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, ये बताया गया है। अब देखो, यहां से हमें वो टॉपिक समझाने जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा था, जल पुनः चक्र और पुनः यूज। देखो, जल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम एक से एक से ज्यादा बार या मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे पानी कोई गंदा है, कोई पानी जो है वो थोड़ा गंदा हो गया है, लेकिन उस पानी का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम खेती वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पानी में मिट्टी मिल जाती है या अन्य तत्व मिल जाते हैं, तो खेती में यूज़ कर सकते हैं। या आप देखोगे आज के समय में आरओ वाटर बहुत पिया जाता है। आरओ में से मान लीजिए आप 1 लीटर पानी निकालते हैं तो 3 से 4 लीटर पानी तो बर्बाद हो जाता है। अब वो बर्बाद पानी जो है ज़्यादातर उसको नालियों में बहा दिया जाता है, होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। क्या हम उस पानी का दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रीयूज़ यानी पुनः उपयोग? यस, कर सकते हैं। उससे हम घर की सफाई कर सकते हैं, झाड़ू पोछा में यूज़ कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह धोने में उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें ये बताया जा रहा है कि पानी जो है ना, पानी को हमें बर्बाद होने से बचाना है। उसका जितना ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम का पानी जो होता है, ठीक है, जैसे नहाने वहाने में या कपड़े धोने में जो पानी बचता है, उसको अगर हम किसी और काम में यूज़ कर सकते हैं तो उसको यूज़ कर लें। यही आपको बताया गया। ठीक है, कम गुणवत्ता के जल का उपयोग, जैसे कि शोधित अपशिष्ट जल जो है, उद्योगों के लिए आकर्षक विकल्प है। बिल्कुल, उद्योग को भी पानी चाहिए होता है, क्योंकि उद्योग में कुछ मशीनें होती हैं, वहाँ पे कूलिंग करने के लिए पानी चाहिए होता है। ठीक है, फायर फाइटिंग के लिए पानी चाहिए होता है। अब वहाँ पे साफ पानी नहीं चाहिए होता। एग्जाम्पल, एक और अच्छा एग्जाम्पल याद है। मान लो कहीं पे आग लग गई है। अब आप आग लग गई है तो क्या आप उसके लिए शुद्ध मीठा पानी ढूंढोगे, आरओ का वाटर ढूंढोगे? ठीक है, या फिर आपको जो पानी मिलेगा, चाहे गंदा ही पानी हुआ, आप उसको डाल के आग बुझाओगे? तो आग बुझाने के लिए गंदा पानी भी काम कर जाएगा ना। ठीक है, थोड़ा दूषित है, थोड़ा ज़्यादा साफ पानी नहीं है, लेकिन काम तो कर जाएगा, आग तो बुझा देगा। तो वही बताया जा रहा है कि जो उद्योग में बहुत ज़्यादा साफ पानी नहीं चाहिए, तो ऐसे में जो थोड़ा मतलब बेकार पानी है उसको भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में
स्नान करने से, बर्तन धोने में, बाद में जो प्रयुक्त होने वाला जल है उसको बागवानी कर सकते हैं, यानी कि पेड़ पौधों में उसको डाल सकते हैं, ठीक है, उसको उपयोग में लाया जा सकता है। समझ गए, यही बताया जा रहा है कि जल जो है उसका मल्टीपल टाइम यूज करो, ना कि एक बार में यूज करके उसको फेंक दिया। उसका जितना ज्यादा यूज हो सकता है, अलग अलग तरीके से उसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। वाहनों को धोने के लिए, गाड़ी को जब हम धोते हैं तो उसमें जो जल उपयोग करते हैं, उससे जो पानी बचता है उसको हम बागवानी में डाल सकते हैं। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का जो अच्छा पानी है वो पीने के उद्देश्य से काम आ जाएगा, ठीक है। पीने वाले पानी का इस्तेमाल केवल पीने के लिए करो, खाना बनाने के लिए करो, बाकी कामों के लिए पीने वाले पानी का उपयोग कर रहे हो तो वो गलत है, ये बताया जा रहा है। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, यानी बहुत कम मात्रा में किया जाता है। फिर भी जो रिसाइकल होता है उसके द्वारा हम जल को दोबारा से पीने योग्य बना सकते हैं, ठीक है। और जल संभर प्रबंधन, ये वाला टॉपिक मैं आपको बता रहा था उस टाइम पे कि मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, जल संभर क्या है, कार्यक्रम है जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए और पानी के लिए, मतलब पानी को कैसे हम उसका संरक्षण कर सकते हैं, कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं, ये सब किया जाता है। इसका इसका उद्देश्य क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधन और समाज के बीच में संतुलन लाना, जो नेचर से हमको पानी मिल रहा है उसका कैसे मतलब लोग यूज कर सकते हैं, उन सब के लिए ये काम करता है। जल संभर व्यवस्था की सफलता जो है वो मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है कि लोग कैसा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए ये, लोगों को जागरूक करने के लिए लाया जा रहा है। अगर लोग ही जागरूक नहीं है, लोग ही इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो कैसे काम चलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों ने देश में बहुत सारे जल संभर विकास कार्यक्रम, ठीक है, और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इसमें से कुछ एनजीओ भी चला रहे हैं, जो गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी चला रहे हैं। ये क्यों चला रहे हैं? क्योंकि जल का इस्तेमाल सही तरीके से हो सके। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, कुछ कार्यक्रम है। एक कार्यक्रम है जिसका नाम है हरियाली। कार्यक्रम का नाम क्या है? हरियाली। ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रवर्तित, केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया जल संभर विकास प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जनसंख्या को, जो गांव के लोग हैं, उनको पीने के लिए, सिंचाई करने के लिए, मछली पालन करने के लिए और वन रोपण के लिए, जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना। यानी कि गांव के लोगों को इस योग्य बनाना कि वो पीने का पानी का सही इस्तेमाल कर सके, अच्छे से सिंचाई कर सके, मछली पालन के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकें, वन रोपण के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है, उसका संरक्षण कर सके, उसको सही तरीके से पानी को बचा सकें। इसलिए लोगों को जागरूक करना है। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों के द्वारा इसको निष्पादित किया जा रहा है, ठीक है। लोग इसमें सहयोग करते हैं और ग्राम पंचायत इसमें मीटिंग करती है और उसके द्वारा इसको लागू करवाया जाता है। तो ये कुछ कार्यक्रम है, ठीक है। जल संपर्क कार्यक्रम में आपको हरियाली आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है नीरू मीरू, ठीक है। देखो, नीरू मीरू जो कार्यक्रम है ये आंध्र प्रदेश का है और यहाँ पे इसने लोगों को जागरूक किया है। इसके बाद एक और है अरवारी पानी संसद, ये जो राजस्थान में अलवर नाम की जगह है, यहाँ पे ये लाया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं, ठीक है, जल को कैसे संग्रहण कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम किया गया है। इसके अलावा जो तालाब हैं, जो ताल होते हैं, जिसको जोड़ भी कहते हैं, इसकी खुदाई की गई है और इसको रोक के लिए बांध भी बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये क्या है? पानी को इकट्ठा कैसे करें, पानी को संरक्षित कैसे करें, इसके लिए ये काम किया गया है। तमिलनाडु में अगर हम देखें तो तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। यानी कि जो तमिलनाडु में जो घर बनाए जाएंगे ना, उसमें बारिश का पानी कैसे बचाया जा सके, वो एक उसके लिए डब्बा, वो मतलब जो जमीन में जो गहरा खोद के टैंक टाइप का बना देते हैं, वो बनाना कंपलसरी कर रखा है। आप ये नहीं करोगे तो तमिलनाडु में घर ही नहीं बना सकते हो। किसी भी बिल्डिंग का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए वहां पे किया ही नहीं जा सकता। तो ये एक अच्छा कदम है, ठीक है, तमिलनाडु। कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में भी सफल हो पाई हैं, क्योंकि इससे फायदा होता है, रियल में फायदा होता है। देश में लोगों के बीच में जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। लोगों को जागरूक करने की, अगर सभी लोग समझने लग जाएं तो कहीं ना कहीं जल का संरक्षण हो पाएगा। अगर आप भी पानी का मिस यूज करते हैं तो आप वो भी बंद कर दें। बिल्कुल पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करें, पानी को बर्बाद ना होने दें जरा भी, ठीक है, और पानी को रीयूज जरूर करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्षा जल संग्रहण। इसमें क्या होता है? वर्षा जल संग्रहण का मतलब होता है जो बारिश में से जो नेचुरल पानी हमको मिलता है, उस पानी को हम किस प्रकार से, ठीक है, हम उस पानी का हम किस प्रकार से संरक्षण कर सकते हैं, कैसे उस पानी को बचा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे देखो,
बारिश का पानी छत पे गिरा, छत के जरिए पाइप के जरिए पानी आया। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ पे एक टैंक बना दिया जमीन के भीतर। अब यहाँ से पानी ये छन रहा है, छन के पानी क्या है यहाँ पे जाता है और स्टोर हो जाता है। तो ये पानी रीयूज़ में लाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से पानी को यूज़ किया जा सकता है। तो ये पानी को हम वर्षा के जल को इस तरीके से बचा सकते हैं। अब देखते हैं वर्षा जल संग्रहण का मतलब क्या होता है। अलग अलग उपयोगों के लिए बारिश का जो पानी है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, कैसे उसको इकट्ठा कर सकते हैं, इसकी विधि को हम क्या बोलते हैं, वर्षा जल संग्रहण। ये जो है ये कम मूल्य, इसमें हमारा खर्चा भी कम आता है। एक बार हमें स्टोरेज बनानी है, बारिश अपने आप आएगी, पानी अपने आप भरेगा कम मूल्य में, और ये परिस्थिति के अनुकूल है, यानी कि हमारे पर्यावरण के अनुकूल है, पर्यावरण को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके द्वारा पानी की हर एक बूंद को हम संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और वर्षा जल को हम नलकूपों के गड्ढों और कुओं में इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, वर्षा जल जो है संग्रह, वर्षा जल संग्रहण जो है पानी की उपलब्धता को बढ़ाएगा, क्योंकि भाई पानी अगर स्टोर कर लोगे आप तो वो कहीं ना कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ाएगा। और जो हमारा वाटर का जो लेवल जो जमीन में ग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है उसे होने से भी रोकेगा। फ्लोराइड और नाइट्रेट जो है जो खतरनाक है, ऐसे संदूषकों को भी कम करने में कहीं ना कहीं ये भूमिगत जल की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा। तो इससे फायदा होगा, इससे मृदा अपरदन और बाढ़ को भी रोकने में मदद करेगा। तो वर्षा जल संग्रहण के इतने सारे लाभ हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, बिल्कुल आता है क्वेश्चन। आगे देखो, देश के अलग अलग हिस्सों में अगर हम देखें तो जो अलग अलग समुदाय हैं वो लंबे समय से बहुत सारी विधियों के जरिए बारिश के पानी को रोकते हैं। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल मैंने देखा था, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में देखा था किसी में, एक कोई गांव था, राजस्थान का गांव था, वहाँ पे पानी की बहुत कमी रहती थी। तो बारिश के दिनों तो पानी आ जाता था, बारिश रहती थी, बाकी टाइम पे थोड़ा सूखा सा पड़ जाता था। उन लोगों ने क्या करा, पूरे गांव ने मिलके, पंचायत ने मिलके एक कार्यक्रम चलाया, वो जल संभर कार्यक्रम ही मान लो आप, कि उन्होंने क्या करा कि भाई एक गाँव में खुदाई करके एक गड्ढा बनवाया, तालाब मान लो गड्ढा, और जो बारिश का पानी है तो सारी जो नालियाँ हैं, जो पानी कहीं तो जाएगा बारिश के, तो वो सारी नालियाँ का जो कनेक्शन है, मतलब जो सारी नालियाँ हैं वो जाकर उस गड्ढे में मिल जाएंगी। तो जब बारिश आई तो उस गड्ढे में बहुत सारा क्या हुआ, पानी भर गया। मैं गड्ढा बोल रहा हूँ लेकिन आप इसको झोड़ या फिर जो भी कहते हो वो समझ लो। तो इसमें लंबे समय तक पानी रहता था, उस पानी का वो इस्तेमाल कर सकते थे जानवरों को नहलाने के लिए या अन्य किसी काम के लिए, उस पानी का इस्तेमाल करते थे। तो मतलब उस गाँव में पानी का स्टोरेज हुआ, तो वहाँ पे हरियाली भी हुई चारों साइड, और लोग, वहाँ के गांव के लोगों ने कुछ साल में ही उस गांव की कायाकल्प कर दी। तो ये अच्छा एग्जांपल था, ये रियल एग्जांपल है, मैंने किसी न्यूज़ चैनल की वीडियो में देखा था। ठीक है, तो रियल एग्जांपल है, मुझे गांव का नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल, तो ऐसा हुआ था। तो आप देख सकते हो कि अलग अलग समय में लोग अपने तरीके से बारिश के पानी को बचाते रहे हैं, सबके तरीके अलग हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह की संचयन जलाशय, जैसे झील में, तालाब में, सिंचाई तालाब आदि में पहले से लोग गाँव में पानी जमा करते थे। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे, जिन्हें कुंड कहा जाता है या इसको टांका भी कहा जाता है, ये क्या होता है, एक ढका हुआ भूमिगत, मतलब जमीन के अंदर एक टंकी बनाई जाती है जो कि ढक दी जाती है, इस नाम से जानी जाती है, जिनका निर्माण जो है वो घर या फिर गांव के पास घर में संग्रहित वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। जो मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया था उस तरीके का कुछ गड्ढा बनाया जाता है, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, इसको राजस्थान में क्या कहा जाता है, इसको टांका या फिर कुंड कहा जाता है। देखिए एक एनसीईआरटी से कटिंग ली है मैंने, ध्यान से देखो, रालेगन सिद्धि अहमदाबाद महाराष्ट्र में जल संभर विकास एक वस्तुनिधि अध्ययन, यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। अब यहां पे पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, केस स्टडी के नाम से। ठीक है, केस स्टडी। अब आपको क्या करना है, मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप खुद से पढ़ोगे। यहाँ पे पढ़ोगे आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। पहले क्या होता था, पहले लिखने वाले क्वेश्चन आते थे, आज से अगर मैं 3-4 साल पीछे जाऊं, लेकिन अब लिखने वाले क्वेश्चन नहीं आते। ये आपके सामने आपके क्वेश्चन पेपर में दे देंगे और ऊपर लिख देंगे केस स्टडी। आपको इसको पढ़ना होगा और इसमें से कुछ आंसर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आंसर आपको करने होंगे, और क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लिखने वाले आंसर नहीं है कि आप लिखोगे, और आपको सारे आंसर यहाँ पे मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि ये कटिंग हो सकता है पूरी ना भी दें या थोड़ा घुमा के पूछ लें। तो आपको इसे ध्यान से देखना है। इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, मैं अलग से एक सीरीज लेकर आऊँगा, मैं यहाँ पे आपको नहीं समझाऊंगा, वीडियो लंबी होगी, टाइम खराब होगा।
एक सीरीज लेके आऊँगा पूरी दोनों बुकों में से ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 ऐसे केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं जिसमें से आपके 2 क्वेश्चन तो पक्के आ ही जाते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपके वहाँ से आ जाते हैं। कैसे उसे करना है मैं आपको पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने लास्ट ईयर भी बनाया था, मैंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं पिछले साल, अगर आप देखोगे वीडियो जाके पिछले या फिर उससे पिछले साल, तो मैंने इस टाइप के सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं वहाँ पे। तो आप अगर देखना चाहो तो आप पिछले साल की वीडियो में देख लो। बाकी मैं इसके अलग से ही सीरीज लेके आऊँगा जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन करा दूंगा। आपका ये होमवर्क है कि आप घर पे क्या करो, इसको इस रालेगन सिद्धि वाले को अच्छे तरीके से पढ़ लो। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं आपको जब सीरीज कराऊंगा तो वहां पे करा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय जल नीति 2012, क्योंकि अब लास्ट टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। ये जो 2012 की ये जो नीति आई थी, इसका उद्देश्य क्या था? देश में जो जल संसाधन है उसका संरक्षण करना इसका उद्देश्य था, यानी पानी को बचाना, जल संसाधनों का विकास करना और बेहतर प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब होता है अच्छे तरीके से उसका मैनेजमेंट करना, इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय जल नीति का जो मुख्य विशेषता है उसको देख लो। नदी और नदी घाटियों का विकास हो सके, ठीक है। इसके लिए क्या करा गया, एक पूरा राष्ट्रीय ढांचा, एक स्ट्रक्चर बनाया गया, एक कानून बनाया गया, ठीक है। और कानून बनाया गया और बड़े कानून की यहाँ पे क्या है, आवश्यकता पे जोर दिया गया। किस तरीके से जरूरत है, जो सुरक्षित पेयजल है और स्वच्छता है और खाद्य सुरक्षा है, इसको प्राप्त करने के लिए अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर जो गरीब लोग हैं उनका समर्थन करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, ठीक है। जल संसाधन संरचनाओं का जो डिजाइन है या उसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसके लिए जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ऐसी रणनीति पर जोर दिया गया, ऐसी स्ट्रेटेजी पे जोर दिया गया जिससे कि लाभ हो सके, ठीक है। तो ये जल नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं रही हैं। इसके अलावा देखो, जल ऑडिटिंग से ही समझ लो पूरे का क्या मतलब है, यानी हर चीज का, जैसे कंपनियों का ऑडिट होता है ना, एक ऑडिट में देखा जाता है कि किसी कंपनी ने कोई घोटाला तो नहीं करा, उसके जो अकाउंट्स वगैरह हैं वो क्लियर तो नहीं है या नहीं है। इसी तरीके से जल का ऑडिट भी किया जाए, यानी कि जल के जो संसाधन हैं, ठीक है, जल संसाधन जो हैं उन संसाधनों का कैसा उपयोग हो रहा है, कहीं जल को बर्बाद तो नहीं किया जा रहा, ठीक है, कहीं जल का संरक्षण में कोई कमी तो नहीं है, उसका अच्छे से प्रबंधन तो नहीं कहीं पे हो पा रहा। ये पूरी चीज़ों का ध्यान रखना जल ऑडिटिंग कहलाती है, ये इसका कुछ उद्देश्य था। इसके बाद एक टॉपिक है जल क्रांति अभियान 2015, इसमें भी देख लो कुछ मेन बातें बता देता हूँ। इसमें क्या है, जल का पुनः उपयोगी संसाधन है। इसमें बताया गया जल एक ऐसा संसाधन है जिसको एक से अधिक बार यूज कर सकते हैं। इसकी जो उपलब्धता है वो सीमित है, हमें सीमित मात्रा में ही पीने योग्य जल मिलता है और कहीं ना कहीं इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में दुनिया में जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, तो कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति भी पैदा कर देगा। तो ऐसे में वही बहुत समस्या हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि और तेजी से आर्थिक विकास के साथ साथ पानी की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में जल क्रांति अभियान जो है ये भारत सरकार 2015-16 में सरकार ने शुरू करा था। इसका उद्देश्य क्या था, देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, यानी कि देश में हर व्यक्ति को पानी मिल सके, इसको उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय हैं, जो हमारी जैसे पंचायत हो गई, एमसीडी हो गई, या जो भी लोकल बॉडी होती है, वो और सरकारी संगठन और नागरिकों को भी इसमें सम्मिलित करके इस अभियान को चलाने और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ये अभियान लाया गया था, ठीक है, लोगों को जागरूक किया जा सके। इसमें क्या किया जाने की बात थी, इसमें जल ग्राम बनाने के लिए 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक गांव ऐसा चुनना था जिसमें जल की कमी हो, उसको चुना गया और वहां पे फिर क्या है, जल की कमी को कैसे दूर किया जा सके ये सब कार्यक्रम चलाए गए। जल का संरक्षण कैसे हो सके, कृत्रिम पुनर्भरण कैसे हो सकते, जो ग्राउंड लेवल वाटर है यानी जो भौम जल है वो जो कम होता जा रहा है उसको कैसे पूरा कर सके, ठीक है, जल प्रदूषण को कैसे कम किया जा सके, इन सब चीज़ों पे काम किया गया। जो गाँव में जो कुएं होते हैं उसको कैसे आर्सेनिक मुक्त बनाया जा सके, उसमें कुछ कुएं में दवाई डाली जाती है जिससे, ठीक है, जिससे आर्सेनिक मुक्त बन सके। तो इस सब चीज़ों के लिए काम किया गया और लोगों को जागरूक करने के लिए रेडियो के जरिए, टेलीविज़न के जरिए, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, निबंध, इन सब से जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करा दिए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।